नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। हफ्ते का पहला दिन और फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बता दें आज आपकी फिक्र की बड़ी खबरें कौन कौन सी आइए देखते हैं। चीन की फाइबर चाल, LAC पर शांति या साजिश। आप भी सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों से चीन हमारी सीमा पर अपने हथियार क्यों नहीं दिखा रहा है, तो हम आपको बता दें इसके पीछे एक साजिश छिपी हुई है। एशिया में चाहिए बेस मिसाइल ला रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। चीन एक तरफ एशिया में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका अपने हथियार चीन के करीब ला रहा है। सऊदी अरब खफा है, इमरान करेंगे कुरैशी को दफा। आपको बताएंगे कि कुरैशी का कश्मीर राग कैसे पाकिस्तान पर भारी पड़ गया है। भारत से दोस्ती बहाल, करीब आए मॉरिशस नेपाल। नेपाल से आज भारत की लंबे समय के बाद बात हुई है और मॉरिशस के लिए आखिर भारत ने ही मदद का हाथ बढ़ाया। दम फूल रहा है कोरोना के जाने के बाद। ये आज का है फिक्रनामा और हम आपको कोरोना के साइड इफेक्ट्स बताएंगे। इस वक्त देश की सबसे बड़ी फिक्र लद्दाख के में जारी स्टैंड ऑफ की फिक्र है, जिसमें कोई भी प्रगति होती नहीं दिख रही है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के लिए यही स्थिति सबसे खतरनाक है, क्योंकि हिमालय पर शांति का माहौल देखकर चीन अपने एस्टैब्लिशमेंट बढ़ाने में जुट गया है। चीन अभी सीमा पर कौन सा खतरा पैदा कर रहा है, यह खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले चीन की बौखलाहट आपको दिखाते हैं। चीन ने आज प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के भाषण का जवाब दिया है। चीन ने कहा है कि भारत और चीन को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए, और यह भी कहा है कि चीन भारत का भरोसा जीतने के लिए और मतभेद दूर करने के लिए तैयार है। यह बयान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान की ओर से आया है, जिन्होंने खासतौर पर भारत के साथ राजनयिक भरोसा बढ़ाने पर जोर दिया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने चीन के विस्तारवाद को करारा जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने बिना चीन का नाम लिए कहा था कि LAC और LOC आंख उठाने वालों को इन पर जवाब दिया जाएगा उन्हीं की भाषा में। भारत की संप्रभुता के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेना क्या कर सकती है, यह लद्दाख में सभी ने देखा है। इसके जवाब में चीन ने भारत से दोस्ती बढ़ाने की बात की है, लेकिन एक नई साजिश वो भी रची है। इस खबर से आने से पहले आपको दिखाते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए कौन सी मुसीबत अमेरिका से एशिया की ओर आने वाली है। काउंटडाउन शुरू है, सुपर पावर के हाथ में रिमोट, बस बटन दबने की देर है और चीन की बर्बादी तय है। वो आवाज से 17 गुना तेजी से उड़ेगी, ना किसी को दिखेगी, ना रडार ही पकड़ सकेगा। बस टारगेट तय होते ही ये चीन के चीथड़े उड़ा देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध के मुहाने पर खड़ा चीन एक तरफ एटम बमों का जखीरा जुटा रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका ड्रैगन का फन कुचलने के लिए मध्यम रेंज की सुपर डुपर मिसाइल बना रहा है, जो पलक झपकते ही चीन का सीन खराब कर सकती है। सवाल उठता है कि अमेरिका जैसा सर्वशक्तिमान देश इस वक्त वो हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों बना रहा है जिसे दुश्मनों का आखिरी काल कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से सुपर पावर अमेरिका और डिप्टी सुपर पावर चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। शीत युद्ध चल रहा है, जिसमें जिनपिंग की रेड आर्मी ट्रंप की आर्मी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए टाइमिंग को देखते हुए अमेरिका जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। एक दूसरी वजह यह भी है कि अमेरिका जिस सुपर डुपर मिसाइल को तैयार कर रहा है उसकी रेंज है करीब 1000 किलोमीटर। ऐसे में अगर अमेरिका इसे गुआम बेस से भी फायर करेगा तो ये मिसाइल चीन तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए अमेरिका इसके लिए एशिया में जमीन तलाश कर रहा है। तो यहाँ दो बातें हैं। पहली, अमेरिका चीन के परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा मान रहा है और इससे निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पर विचार कर रहा है। और मध्यम रेंज की मिसाइलें कहाँ तैनात की जाएंगी इसके लिए एशिया में अपने सहयोगियों से चर्चा करने वाला है। ये जानकारी वॉशिंगटन के टॉप आर्म्स कंट्रोल समझौताकार मार्शल विलिंग्सली ने निकी एशियन रिव्यू को दी है। अब जानिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल रखने वाले देशों को अजेय क्यों माना जाता है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार 1235 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। ऐसी मिसाइलों की न्यूनतम रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्रूज और बैलिस्टिक दोनों ही फीचर से लैस होती है। ज़्यादा तेज रफ्तार की वजह से इन्हें रडार भी कैच नहीं कर पाता है। आपको बता दें कि इस मिसाइल पर पिछले साल अगस्त में तब काम शुरू हो गया था जब अमेरिका ने रूस के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से अपने कदम वापस खींच लिए थे,
क्योंकि इस समझौते से ऐसे हथियारों पर प्रतिबंध लग रहा था। लेकिन अब अमेरिका इस मिसाइल को वॉर जोन में उतारने की तैयारी कर रहा है और चीन को सीधा मैसेज देने के लिए इसे एशिया में तैनात करना चाहता है। अमेरिका ये मिसाइल एशिया में इसलिए तैनात करना चाहता है क्योंकि चीन एशियाई देशों को सीमाएं बदलकर धमकाता रहता है। दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलिट्री सहयोग भी बढ़ा रहा है और चीन को चारों तरफ से घेर रहा है। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने अपने ताकतवर युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को एक बार फिर साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि ताइवान की सीमा पर चीनी सैनिकों और जंगी जहाजों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका और चीन दोनों ही देश यहां सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच ताइवान ने अमेरिका के साथ लड़ाकू विमान F-16V की डील की है। इस समझौते के तहत ताइवान अमेरिका से 66 लड़ाकू विमान खरीदेगा। ताइवान की इस डील पर चीन सरकार बौखला गई है। उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए यह बौखलाहट बाहर भी आई है और चीन ने ताइवान के एयरफील्ड को तबाह करने की धमकी दी है। इस बीच ताइवान एयरफोर्स ने अपने पायलट को आदेश दिया है कि वो अपनी तरफ से पहला फायर ना करें। यहां तक कि इन्हें सीज मिसफायर से भी बचने के लिए कहा गया है। इसके बाद अमेरिका ने अपने बॉम्बर B-1B को ताइवान के ईस्ट चाइना सी में तैनात कर दिया है। पहले इसे अमेरिका ने गुआम और हिंद महासागर में जो स्थित डियागो गार्सियो में तैनात किया था, लेकिन गुआम को बाद में अमेरिका ने पूरा खाली कर दिया है। कुल मिलाकर लबोलुबाब यही है कि चीन इस वक्त जल, थल और नभ और यहां तक कि अंतरिक्ष तक घिर चुका है। इस बौखलाहट में वो हथियारों की नुमाइश कर रहा है, अपने दुश्मनों को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है और सच्चाई भी है कि चीन बिना युद्ध लड़े जीत हासिल करता रहा है और इस बार यही चाहता है। लेकिन इस बार चाल नहीं चलेगी और चीन सबके बीच में घिर चुका है, जिससे निकलने का रास्ता शायद युद्ध ही है। अमेरिका की खुली चुनौती के बावजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खरी खरी सुनने के बाद चीन का विदेश मंत्रालय शांति का राग अलाप रहा है, लेकिन हिमालय पर शांत माहौल का ढोंग रचकर चीनी साजिश भी रच रहा है। वह एलएसी पर फाइबर केबल बिछा रहा है और अपनी सामरिक स्थिति मजबूत कर रहा है। यकीन ना आए तो यह रिपोर्ट देखें आप। लद्दाख की लड़ाई में चीन को मुंह की खानी पड़ी, दर्जनों सैनिकों की जान गंवानी पड़ी, एलएसी पर युद्ध के हालात तक बन गए, लड़ाकू विमान तक गरजने लगे। लेकिन सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बावजूद चीन चालबाजी से बाज नहीं आया और अब यहां ड्रैगन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। हालांकि ये जानने से पहले अपनी आन बान और शान की ये तस्वीर देख लीजिए। 15 अगस्त को भारत के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग त्सो में तिरंगा लहराया। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कुछ दूर जमे चीनी सैनिकों को संदेश दिया कि वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन चीन बार बार पीछे हटने के वादे के बावजूद जगह खाली नहीं कर रहा, ऊपर से नई नई साजिशें रच रहा है। देखिए, ये चीन की साजिश की नई सैटेलाइट इमेज जो बताती है कि भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के बाद चीन वापस जाने को तैयार नहीं है और जिनपिंग की लाल सेना यानी पीएलए ने अब इन इलाकों में फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। चीनी सेना यहाँ इंटरनेट की शुरुआत करके गोगरा और पैंगोंग त्सो लेक इलाके को बेहतर संचार तंत्र से जोड़ना चाहती है ताकि युद्ध की स्थिति में इसका लाभ लिया जा सके। तो इसमें एक किस्म के फुल प्रूफ कम्युनिकेशन हो जाते हैं, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी जो क्वालिटी है, आपका जो डाटा इकट्ठा होता है, चाहे वो वॉइस डाटा है चाहे वो वीडियो डाटा है, वो डाटा भी बहुत ही उम्दा किस्म का आपके पास आएगा और उसी के बेसिस के ऊपर जो आपकी प्लानिंग होगी तो यहाँ आपने जो डिसर्न करना है वो उतना ही आसान हो जाता है। आपको बता दें कि बीते 5 मई से एलएसी पर चीनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। चीनियों ने 17-18 मई को कुंगरांग नाला, गोगरा और पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट पर घुसपैठ की। ये कुंगरांग नाला हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 16 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो गोगरा के पास है। सरकार को भी अंदेशा है कि यहाँ गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है। अब इन्हीं दोनों विवादित इलाकों में चीनी सेना ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है, तो चीन से भारत का तनाव बढ़ना तय है।
आपको ये भी बता दें कि एलएसी के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर अंदर आ चुके चीनी सैनिक अब लौटने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत से ही 1 किलोमीटर पीछे हटने को कह रहे हैं। यहाँ चीनी सेना ने 2 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाने से इनकार कर दिया है। इसका नतीजा ये है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास घुसपैठ करके चीन ने 3 किलोमीटर तक भारतीय दावा क्षेत्र में सड़क का भी विस्तार किया है। भारतीय सैनिकों को यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यही हाल भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के पास गोगरा पोस्ट का है, जहां चीनी सैनिक 2 किलोमीटर अंदर घुसाई है। यहाँ आप दोनों तरफ से करीब 1500 सैनिक टकराव की हालत में। गोगरा पोस्ट क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों की नजरें भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 18, 19, 20, 21, 22 और 23 पर है। पेंगोंग झील इलाके में चीनियों ने मई के बाद फिंगर 4 से फिंगर 8 तक 8 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा करने के बाद अस्थायी ढांचों का निर्माण भी किया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पेंगोंग झील इलाके में चीनी सैनिकों ने अतिरिक्त बोट और टुकड़ियों को तैनात किया है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना ने नए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं और चीन की ये चाल सैटेलाइट कैमरे में कैद भी हुई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि फिंगर 5 और 6 में PLA के सैनिक बोट से गश्त कर रहे हैं। और अब यहाँ फाइबर केबल बिछाया जा रहा है, जो बता रहा है कि चीन यहाँ अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में जुटा है। हालांकि बुलंद भारत की ये तस्वीर चीन के लिए सख्त संदेश है। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है LSE को लेकर। इसी हफ्ते डिप्लोमेटिक स्तर पर हो सकती है बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर, LSE को लेकर डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो सकती है। सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, पूरी जानकारी दीजिए। लेकिन निजाम लगातार इसको लेकर चर्चा हुई कि आपको याद होगा कि जो 5वें लेवल की कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ चीजों पर सहमति नहीं बनी थी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। तो माना जा रहा था कि MPC की बैठक हो सकती है। आज पॉलिटिकल लीडरशिप की को ब्रीफ किया गया कई चीजों को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसमें बताया गया कि WMPC की बैठक इस हफ्ते के आखिरी तक। सुमित, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। आप जो जानकारी दे रहे हैं, इस हफ्ते हो सकती है डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत, और ये हर कोई देखना चाहता है कि आखिर इस बातचीत में होता क्या है। ये हर कोई जानना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। चीन एक कम्युनिस्ट देश है जिसके संविधान में ही लिखा है साजिश रचो और छल करो, जो इस वक्त लद्दाख में दिख रहा है। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कई बार लाल फीताशाही भी हमारे देश का एक ऐसा फैक्टर है जो बड़ा चिंता में देश को डाल देती है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के तनाव के 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और आज से 3 साल पहले डोकलाम में भी चीन की सेना घुसपैठ पर आमादा थी, जहां करीब 73 दिनों के गतिरोध के बाद विवाद खत्म हुआ था। लेकिन अब लाल फीताशाही की हद देखिए। डोकलाम के वक्त ही भारतीय सेना में एक और डिप्टी चीफ का पोस्ट क्रिएट करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसकी फाइल अभी भी धूल भाग रही। दो 2017 में डोकलाम के ट्राई जंक्शन पर टकराव, और फिर 3 साल बाद 2020 में पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन आर्मी से संघर्ष। चीन की विस्तारवादी सेना बार बार भारत के साथ लगी 3500 किलोमीटर से लंबी सरहद को लांघकर अंदर घुसने की कोशिश करती है, और भारत के बहादुर सैनिक हर बार उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हैं। शातिर ड्रैगन आर्मी उल्टे पांव भागने को मजबूर हो जाती है, लेकिन सीमा पर डटी भारतीय सेना की ये फौलादी रणनीति भी लाल फीताशाही की शिकार हो जाती है। डोकलाम तनाव के दौरान सेना में एक और डिप्टी चीफ की बहाली का प्रस्ताव सामने आया था। इरादा ये था कि सरहद पर किसी संकट के हालात में करीब 13 लाख सक्रिय जाबाजों की विशाल फौज को कैसे जल्द से जल्द मोर्चे पर तैनात किया जाए। दुश्मन को चारों खाने चित करने का सटीक और तेज प्लान बनाया जाए। हर तरह की जरूरतों का चुस्ती और फुर्ती से इंतजाम किया जाए और पूरे तालमेल के साथ इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। संकट के हालात में जिस काम के लिए हर बार एक अस्थायी समिति बनाई जाती है, उसकी जगह एक डिप्टी चीफ का पद बनाया जाए। डोकलाम के बाद 2018 में सेना को पुनर्गठित करने के लिए कराई गई 4 स्टडी में से
एक ने इसकी सिफारिश भी की थी, लेकिन सेना के जिस पद के होने से आज पूर्वी लद्दाख में भी उसका फायदा नजर आता, उस पर फैसला अभी फाइलों में अटका है। रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग में सुस्त नौकरशाहों की वजह से फाइलें धूल फांक रही हैं। जो आज जिस प्रकार से हालात हैं वहां पर कोऑर्डिनेशन में बहुत मदद मिलती। यह पद अभी भी भरना बाकी है और जिस प्रकार के हालात हैं उसको देखते हुए जरूरी है कि जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन है और जो मिनिस्ट्री ने पहले ही अप्रूव कर दी हैं उनको जल्द से जल्द पालन किया जाए। सेना के पुनर्गठन और उसे चुस्त दुरुस्त करने की प्रक्रिया में कई बदलाव लाए जा रहे हैं। इनमें से एक है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाम के नए पोस्ट का प्रस्ताव। आर्मी हेडक्वार्टर में इस वक्त वॉइस आर्मी चीफ के अंडर में 2 डिप्टी चीफ के पद मौजूद हैं। एक डिप्टी चीफ प्लानिंग और सिस्टम का काम देखते हैं और दूसरे डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और ट्रेनिंग का काम देखते हैं। डोकलाम के बाद डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जरूरत महसूस की गई ताकि विवाद के मौके पर अलग अलग विंग के प्रमुख की अस्थायी कमेटी की जरूरत नहीं रह जाए और जल्द फैसले लिए जा सके। योजना के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, पर्सपेक्टिव और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के डायरेक्टर जनरल काम करेंगे। डिप्टी आर्मी चीफ के इस पोस्ट के लिए सेना पर अलग से खर्च भी नहीं आने वाला है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर यह पद राष्ट्रीय राइफल्स के डीजी पोस्ट की जगह बनाया जाना था, जिसे अब सेना ने खत्म कर दिया है। इस सब के बावजूद मंत्रालय के वित्त विभाग की देरी सवाल खड़े करती है। सूत्रों के मुताबिक सेना इस मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर चुकी है। कहते हैं कि बदलाव किसी भी चीज की प्रगति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रक्षा क्षेत्र में ये बदलाव काफी लंबे अरसे से रक्षा क्षेत्र की मांग रहे हैं, लेकिन जब भी विपरीत परिस्थिति आई तब इन बदलावों की दरकार या फिर इनकी जरूरत ज्यादा महसूस की गई। डोकलाम विवाद के दौरान ये तय किया गया था कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी का गठन किया जाएगा, जिसका मकसद होगा खास तौर पर मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक को एक अम्ब्रेला के थ्रू, एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए ताकि आने वाले वक्त में फैसले जल्दी लिए जा सके। करीबन 3 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इस फैसले को जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री में जाके ये प्रपोजल चक्कर काटता रहा ब्यूरोक्रेसी के लिए, जो ऐसे उनका जो सिस्टम है इसको काम करने का, और ये इसका जो इफेक्ट है वो आज हमको महसूस हो रहा है कि जब ये चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी आ जाता तो हमारे लिए बेहतर रहता। रक्षा सूत्रों के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर के पुनर्गठन के लिए 206 अधिकारियों को फील्ड परफॉर्मेंस के लिए भेजे जाने की योजना है। इनमें 3 मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर, 9 कर्नल और 186 लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबुओं की लाल फिताशाही में फंसकर पहली बार कई योजना रुकी हुई हो। पहले भी कई बार ये रिपोर्ट आ चुकी है। यही वजह है कि पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने फाइल लटकाने वाले 2 अफसरों को सियाचिन भेज दिया था ताकि वो सेना के लिए जरूरी साजो सामान की अहमियत को समझ सके। लेकिन आज भी हमारी सेना इन परेशानियों का सामना कर रही है। पाकिस्तान चीन को लूट रहा है और चीन आंख पर पट्टी बांध कर बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, जो अब भारत के सबसे करीब है। लेकिन चीन की चिढ़ की अब सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी चुनाव से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि भारतीय हमारे साथ हैं, और अब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने भी कह दिया है कि हम भारत के साथ हैं। यानी ये एक ऐसा अटूट रिश्ता बनता जा रहा है जिससे चीन चिढ़ता भी रहेगा और डरता भी रहेगा। साउथ चाइना सी में एक बार फिर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन को अमेरिका ने एक बार फिर ब्लू बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, तो ड्रैगन भी समंदर में अपनी ताकत दिखा रहा है।
वजह साफ है, अब सुपर पावर अमेरिका दुनिया के सुपर नेशन के साथ खड़ा है। समंदर में ताइवान और जापान के साथ, तो LAC और LOC पर हिंदुस्तान के साथ। चीन के खिलाफ अमेरिका हर मोर्चे पर बम बरसा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, अमेरिका की भारत से दोस्ती और भी पक्की होती नजर आ रही है। अब राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारत की शान में कसीदे पढ़े हैं और चीन की जमकर लानत मलानत की है। अब तक से ट्रंप और उनके महात्म ही ड्रैगन की बखिया उधेड़ते थे, मगर अब चीन के खिलाफ बाइडेन ने भी सीधे और सपाट लहजे में भारत से दोस्ती की बात कह दी है। भारत के लिए जो बाइडेन के बयान के मायने बड़े हैं। भारत के लिए इस वक्त सरहद पर चीन सबसे बड़ी चुनौती है और बाइडेन बिना नाम लिए किसी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने मिलकर एक प्रस्ताव भी पास किया है, जिसमें चीन को खरी खरी सुनाई गई। मतलब ये कि अमेरिका में बहने वाली हवाओं का रुख भारत के पक्ष में और चीन के खिलाफ है। बाइडेन के बयान से ये भी साफ है कि अमेरिका में सरकार किसी भी पार्टी की बने, ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने या फिर बाइडेन को गद्दी मिले, भारत से उसकी दोस्ती पहले की तरह ही रहेगी और चीन पर चौतरफा हमला जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना वलन चीन के खिलाफ अमेरिका में भारी गुस्सा है। अमेरिका इस बात को रियलाइज़ करता है कि अगर उसे चाइना को रोकना है, चाइना के बढ़ते हुए एम्बिशंस, एग्रेशन और एक्सपेंशनिज्म, खास तौर से एशिया पैसिफिक में रोक लगानी है, तो भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है पूरे एशिया में जो इस मुहिम में अमेरिका का साथी बन के चाइना पे रोक लगा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों का वोट पावर भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पर अपना असर दिखा रहा है। अमेरिका में करीब 41 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से करीब 44% ऐसे हैं जिनके पास वोट डालने का अधिकार है। यानी नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में करीब 15 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी अपना वोट डालेंगे। ये 15 लाख मतदाता अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा फेरबदल करने का मादा रखते हैं। अमेरिकी राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तकदीर भारतीय मूल के वोटरों के पास है। ये बात ट्रंप भी जानते हैं और जो बाइडेन भी। यही वजह है कि हर कोई अपने अपने तरीके से भारतीय समुदाय के वोटरों को अपनी ओर खींचना चाहता है। 2016 के चुनाव में भी ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार, आई लव हिंदू, आई लव मोदी जैसे नारों का जमकर इस्तेमाल किया था और भारतीय समुदाय के वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि हाउडी मोदी में न सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट के सांसद भी शामिल हुए थे। इसके साथ साथ ही चीन और अमेरिका के रिश्ते भी सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। अमेरिका लगातार चीन पर जुबानी हमला बोल रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुद राष्ट्रपति ट्रंप जंग छेड़े हुए हैं। ट्रंप प्रशासन भी चीन को तानाशाह, अड़ियल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। ऐसे में चीन की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। वैसे भी चीन के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। सरहद पर वो भारत से पस्त पड़ा है। कूटनीतिक स्तर पर उसकी बखिया पहले से ही उधेड़ी जा चुकी है और इंटरनेशनल बिरादरी उसके खिलाफ है। अमेरिका के नेताओं को भी मालूम है कि अगर अमेरिका में चुनाव जीतना है तो भारत का साथ होना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि आने वाले वक्त में चीन के खिलाफ अमेरिका के विद्रोही तेवर अभी और सख्त होंगे, जबकि भारत के साथ दोस्ती और गहरी होती जा रही है। अमेरिका के बाद अब भारत और नेपाल की दोस्ती की ओर बढ़ते हैं। दोनों देशों से भारत के बीच एक बार फिर रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है और दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता फिर से खुल रहा है। आज इसकी शुरुआत नेपाल और भारत के राजनयिकों के बीच हाई लेवल वार्ता से हुई। काठमांडू में नेपाल के विदेश सचिव और भारतीय राजनयिक के बीच वार्ता हुई।
दोनों पक्षों ने भारत की मदद से नेपाल में चल रही परियोजनाओं का समीक्षा की। वैसे तो इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले से ही तय था और इसका भारत नेपाल के बीच किसी विवाद से लेना देना भी नहीं था, लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी अहमियत बढ़ गई क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी को फोन किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ओली को भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाई। यह फोन कॉल ऐसे समय में हुआ है जब बीते कुछ हफ्तों में नेपाल की ओर से रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले कई फैसले हुए, उकसाने वाले बयान आए। अब कूटनीति के जानकार इसे पीएम ओली की पहल मान रहे हैं और इसे भारत की कूटनीतिक जीत भी कह रहे हैं क्योंकि भारत ने नेपाल की किसी भी नापाक हरकत को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि चीन की विस्तारवादी नीति से ओली परेशान हो गए हैं और अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए हैं। वैसे भारत हमेशा नेपाल हो या कोई और देश बड़े दिल से दोस्ती निभाता है और ऐसी दोस्ती उसने मॉरिशस के साथ भी निभाई। सबसे बड़े पर्यावरण संकट का सामना कर रहे मॉरिशस को भारत ने तुरंत मदद भेजी। मॉरिशस की सरकार ने साउथ ईस्ट कोस्ट में ऑयल लीक से निपटने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद भारत सरकार ने वायुसेना के विमान में 30 टन से ज्यादा तकनीकी उपकरण और मटेरियल भिजवाए। इस विमान से भारतीय कोस्ट गार्ड की 10 सदस्यों की टेक्निकल रिस्पांस टीम भी भेजी गई है। आपदा की उस घड़ी में मॉरिशस ने भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत सच्चे दोस्त की तरह अपने पड़ोसियों को मानवीय मदद देने के लिए तैयार हो गया। नेपाल को इससे सीखने की आवश्यकता है और इससे भी ज्यादा उस पर अमल करने की। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी की चेतावनी पर चीन का बयान, दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते के लिए आपसी सहयोग और साझा सम्मान जरूरी। चीन की नई चाल, भारतीय सेना में गोरखाओं के शामिल होने पर नेपाल में रच रहा है साजिश, गोरखाओं पर स्टडी के लिए एनजीओ को दिए पैसे। चीनी नागरिक चार्ली पैंग के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, चार्ली पर है हवाला रैकेट चलाने का आरोप। नेपाल में भारत की मदद से चल रही परियोजनाओं की हुई समीक्षा, भारत के राजदूत विनय मोहन और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच बैठक में हुई चर्चा। हेट स्पीच पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से देश में सियासत गर्म, राहुल गांधी के बयान पर नड्डा का पलटवार, बोले फर्जी खबरें फैलाना है राहुल का काम। टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान की मुलाकात पर छिड़ा विवाद, भारत विरोधियों से नजदीकी पर पूछे जा रहे हैं सवाल, ट्विटर पर भी किया जा रहा है ट्रोल। चुनाव नजदीक आते ही बिहार में दल बदलुओं का आया मौसम, श्याम रजक ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, आरजेडी में हुए शामिल, आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में गए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए दी हरी झंडी, कोरोना के चलते परीक्षाएं रद्द करने की याचिका की खारिज। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 90 साल की उम्र में निधन, अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ निधन। दृश्यम फिल्म के डायरेक्टर निशिकांत कामत का भी हैदराबाद में निधन। अब बात आमिर खान की, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है। दरअसल आमिर खान एक फिल्म बना रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, जिसकी शूटिंग तुर्की में कर रहे थे। लाल सिंह चड्ढा आपको यह पता होगा फॉरेस्ट गंप की रीमेक के तौर पर लोग कह रहे हैं उसे, या उस पर इंस्पायर्ड है। लेकिन वहां पर वो एक शख्सियत से मिले, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आखिर आमिर खान किससे मिले और क्यों विवादों में हैं, देखें आप। नीले पानी के किनारे छत पर बुर्काधारी महिला के साथ चेक शर्ट में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये आमिर खान ही हैं, बॉलीवुड वाले एक्टर आमिर खान। आत्मीयता के साथ जिस महिला से दिल की बात कर रहे हैं आमिर खान, वो तुर्की के पाखंडी प्रधान की धर्मपत्नी है। रजब तैयब एर्दोगान वही हैं जिन्होंने कश्मीर पर सरेआम पाकिस्तान की अफवाहों को नया आयाम दिया। मुसलमान के नाम पर इमरान के झूठ को आधार बनाकर कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की। कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान के हर एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया। इसी रजब तैयब एर्दोगान की छत पर उनकी बेगम के साथ टहल रहे थे आमिर खान। हिंदुस्तान की खिलाफत करने वाले एर्दोगान की बीवी के साथ लजाते मुस्कुराते आमिर खान की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, लोग सवाल उठाने लगे। आमिर खान धर्मनिरपेक्षता को रौंदने वाले कट्टर एर्दोगान की पत्नी के साथ खड़े होकर कैसा महसूस कर रहे हैं।
अपने मुल्क में थर्मामीटर लेकर असहिष्णुता खोजने वाले आमिर खान जब एक कट्टर, एक तानाशाह, एक हिंदुस्तान विरोधी नेता की छत पर उसकी पत्नी के साथ खड़े थे, तब क्या उन्हें झटका नहीं लगा? देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 26.5 लाख के पार हो गए। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात यह आ रही है कि जो मरीज ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं, उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही। उनके शरीर में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे एहतियात बरतें हैं, देखते हैं आज के फिक्रनामा में। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद आए दिन मरीजों के डिस्चार्ज होने की ऐसी दिल खुश कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब एक डरावनी तस्वीर भी सामने आ रही है, और वो है कि आईसीयू और वेंटिलेटर्स पर कई दिन गुजारने और डिस्चार्ज होने के बावजूद फिर से दिक्कत हो रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद भी उनमें बहुत ज़्यादा थकान से लेकर सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में परेशानी, खून के थक्के बनना, स्ट्रोक और हार्ट अटैक तक के मामले देखने को मिल रहे हैं। सांस फूल रहा है, दोबारा कई बार बुखार भी हो जा रहा है, तो उनको फिर एडमिशन की भी जरूरत पड़ रही है। ज़्यादातर शिकायतें सांस लेने में दिक्कत की आ रही हैं, जो फेफड़ों में फाइब्रोसिस की वजह से है। संक्रमण से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, घाव के निशान बन जाते हैं और फेफड़ों में सिकुड़न आ जाती है और सांस लेने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। कि 30 to 40% लंग फाइब्रोस्ट हो चुका है और उन्हीं लोगों को फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, घर में सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स की भी जरूरत पड़ती है। 45 साल के विशाल बंसल भी इसी दिक्कत से दो चार हो चुके हैं। 20 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 10 जुलाई को डिस्चार्ज हुए थे, लेकिन चंद दिन बाद ही सांस लेने में दिक्कत हुई और दोबारा भर्ती होना पड़ा। सांस में चल रहा था तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे हो जाता था, फिर एकदम बेड पर रेस्ट करना पड़ रहा था, दवाई खानी पड़ रही, तब जाके मेंटेन हो रहा था, ऑक्सीजन लगा रहा था घर पे ही मैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपके लंग्स कमजोर हो चुके हैं, लंग्स काफ़ी हद तक खराब थे पहले आपके, आप धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, इट विल टेक अनदर 6 months और मोर। डॉक्टर्स के मुताबिक समस्याएं उन मरीजों में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जो पहले से बीमारियों से ग्रस्त थे। हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर ऑलरेडी लंग्स में चेस्ट की अस्थमा की, COPD की बीमारी है। ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने में, या ILD है, इनको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और इनको जो पूरी तरह से ठीक होने में भी काफ़ी समय लग सकता है। और कभी कभी कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनको लंबा हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट रहे, ICU की रिक्वायरमेंट रहे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाद में। इसलिए अस्पताल पोस्ट कोविड केयर पर भी जोर दे रहे हैं, ताकि लोग डॉक्टर के टच में रहें और परेशानी बहुत बढ़ जाए उससे पहले ही उसे काबू किया जा सके। और अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें। रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी चर्चा खत्म भी नहीं हुई है कि चीन ने भी वैक्सीन को लेकर एक खुशखबरी दे दी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कैंसिनो बायोलॉजिक इंक की कोरोना वैक्सीन AD5-NCOV को पेटेंट मिल गया है। पेटेंट के लिए 18 मार्च को अप्लाई किया गया था और 11 अगस्त को इसकी मंजूरी मिल गई। पटना एम्स में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को लेकर अच्छी खबर आई है। ट्रायल शुरू हुए 1 महीना पूरा हो गया है और पहले चरण में जिन लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया है उनमें अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। देश भर में 375 लोगों पर वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, जिसमें पटना एम्स में 46 लोग शामिल हैं। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर से आज रिकॉर्ड 116 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस सेंटर को मैनेज कर रही ITBP के अफसरों ने मरीजों को गुलाब के फूल और हेल्थ सर्टिफिकेट दिए। राजधानी के छतरपुर इलाके में बना 10,000 बेड वाला ये सेंटर देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। करीब 70 साल पहले विलुप्त मान ली गई गिलहरी की एक विशेष प्रजाति उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में देखी गई। वुली स्क्वायरल प्रजाति की इस गिलहरी की खासियत है कि यह उड़ भी सकती है। उत्तराखंड के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये गिलहरी राज्य के 18 फॉरेस्ट डिविजन्स में से 13 में पाई गई है। और अब देखते हैं जो है सो है।
आजादी की रस्म फिर मनाई गई। मैंने पड़ोसी को झंडारोहण में ले जाने के लिए कॉल बेल पर हाथ रखा ही था कि अंदर से आवाज सुनाई दी, पहले बर्तन झाड़ू पोछा कर लो फिर जाना झंडा फहराने। भाई साहब की आजादी वाले दिन रुसवाई हो जाती, लिहाजा मैं अकेला ही चल पड़ा। पड़ोसी महोदय कुछ देर से आए लेकिन पूरे जोश से झंडे को सलामी दी। यही वो जज्बा है जो हमारी आजादी को अक्षुण्ण रखता है। इस बार कुछ राहत ये देखकर भी मिली कि 15 अगस्त गुजरने के बाद रोड पर झंडे बिखरे हुए दिखाई नहीं दिए। उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर झंडे देश में ही बने होंगे, चाइना में नहीं। हालांकि आजादी को लेकर सबका अपना अपना तसव्वुर है। कुछ लोग भ्रष्टाचार करने को आजादी समझते हैं और कुछ लोग नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने को। एक पुलिस ऑफिसर से मैंने पूछा कि वो लोग जिन्हें परतंत्रता और अनुशासन का फर्क नहीं पता, मनमानी करने को ही आजादी समझते हैं और साल में कई बार कई जगहों पर हम लेके रहेंगे आजादी वाली उद्दंडता और मनमौज का लाइसेंस दिखाते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बोले, इस तरह तो जिस्म के अंदर फंसी जान भी आजादी की हकदार है, बाकी तो जो है सो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।